43 कॉस्मोलॉजी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। रिलेशनशिप है ल्यूमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो L इज इक्वल टू 4πI है। तो L यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, I इंटेंसिटी कर रहा है, ठीक है। तो 4π मतलब यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शन I। बाकी सब तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात ये है कि जो रिलेशन आपने बताना था वो ये है कि जो ल्यूमिनोसिटी है वो डायरेक्ट रिलेशन है रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। और इसी तरह आपकी जो बुक में दिया गया है वो ये है कि F इज इक्वल टू L/A। F जो है वो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी को शो कर रहा है, L जो है वो ल्यूमिनोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे यूज़ हुआ है F इज इक्वल टू L/A। तो A जो है यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं F डायरेक्ट रिलेशन L के साथ, ठीक है। ये सवाल हो गया कंप्लीट, ये आपने उसमें बताना है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो ये भी सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट या रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक चीज़ का अगर स्क्वायर लें हम, ठीक है, दूसरी चीज़ का हाफ होगा, उसका डबल हो जाएगा, ऐसे ही है। अब देखो, अगर हम इंटेंसिटी सिंगल रखते हैं या रेडियस को अगर हाफ करते हैं तो ये 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसे ही है। इन्वर्स है ना, तो अगर एक को हम डिक्रीज़ करेंगे दूसरा इंक्रीज़ हो जाएगा, एक इंक्रीज़ करेंगे दूसरा डिक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल, समझ आ गई। अगर यहाँ पे हम I 4 टाइम्स लिखेंगे तो जो R है वो डिक्रीज़ बाय 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 R2 का स्क्वायर, समझ आ गई। अगर हम यहाँ पे या इसी तरह आपके पास वो ग्रेविटी वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ रेडियस का अगर फोर्स हम इंक्रीज़ करें तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये वो सवाल है, सेम रिलेटेड इसके साथ है, ठीक है। दोनों का सवाल एक ही जैसा बनता है। या आपने वो कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, तो उसमें भी ऐसे ही बनता था, रेडियस और फोर्स के दरमियान। तो ये चीज़ें हैं उसकी। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दे दी, सोर्स अगर डबल हो जाए तो वो 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपके पास सिंपल बुक में लिखा हुआ है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो जितने अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ को हम डिक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये इसी तरह सिंपल ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा T4। इसमें वो क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट द टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हमने स्मॉल इंक्रीजेज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस लार्ज इंक्रीजेज इमीडिएट एनर्जी। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है इस बुक का, उसमें ये था कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ऐसे ही था। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, ये था ना, ये आपने पढ़ा। तो इसी तरह ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। हाउ कैन वी एस्टिमेट द रेडियस ऑफ अ स्टार बाय अप्लाइंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो वेन्स लॉ था उसने ये इंटेंसिटी दी थी, लैम्डा मैक्सिमम है T इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसी तरह स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसने ल्यूमिनोसिटी हमें ये वाली दी थी, L इज इक्वल टू 4πr² सिग्मा T⁴। तो अब R हमने यहाँ पे लिख लिया, इसमें से इन दोनों को इक्वल रखा, ठीक है। इक्वल कैसे रखा, T की। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे R निकाला, R जो है हमारे पास L/4π सिग्मा T⁴ आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में से लिए हमने सिर्फ जस्ट इस बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ को यूज़ किया हमने, R की वैल्यू साइड पे की, बाकी सबको 4π
سگما ٹی ادھر ڈیوائڈ کر دیا، پھر اس کا اسکوائر روٹ لے لیا۔ اسی طرح ایل اور ٹی کی ویلیو اگر ہمیں مل گئی تو ہم اسٹار کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، فارمیٹیو ہیں، یہ نہیں آنے والا پیپر میں۔ یہ سوال بھی فارمیٹیو ہے، ایکسپینڈنگ کیسے ایکسپینڈ ہو رہی ہے ریڈ شفٹ کا یہ ہے کہ ڈوپلرز ایفیکٹ نے بھی دیکھا تھا کہ سورس جتنی زیادہ موو کرے گی، اگر اوے جا رہی ہے تو آبزرور اتنا ہی زیادہ وہ جائے گا، دور جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آواز آتی ہے ہمیں جب لسنر پاس ہوتا ہے آبزرور کے، دونوں آبزرور اور لسنر سیم ہیں، سورس جب پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، تو لسنر جو ہے وہ بھی زیادہ آسانی سے اس کو جج کر لیتا ہے آواز کو، لیکن جب دور جا رہی ہوتی ہے تب وہ بھی اس کو بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے دا لائٹ فرام ڈسٹنٹ گلیکسیز شوز آ ریڈ شفٹ میننگ اٹس ویو لینتھ از انکریز۔ جب وہ دور ہوتی ہیں تو ویو لینتھ اس کی انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈوپلرز ایفیکٹ نے ابھی ہم فرسٹ ایئر میں کر کے آئے تھے، جو پیپر بھی آیا تھا اس کے اندر بھی یہی تھا، سیکنڈ ایئر میں جو آیا تھا پیپر اس میں بھی یہی بتانا تھا کہ ویو لینتھ انکریز یا ڈیکریز ہو رہی ہے تو کیسے افیکٹ پڑتا ہے۔ پھر ہینس دا آبزرور ریڈ شفٹ آف گلیکسیز انڈیکیٹ دیٹ آل گلیکسیز آر موونگ اوے فرام اس، دس مینس دا یونیورس از ایکسپینڈنگ ان آل ڈائریکشنز، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ہے آپ کے پاس بگ بینگ تھیوری کو کیسے آپ سپورٹ کرتے ہو، تو یہ چیزیں آپ جنرل نالج کی ہیں، تو یہ آپ کو ویسے پوچھا نہیں گیا انہوں نے، نہ ہی آپ کو سوال پوچھیں گے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ خیر کرے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے۔